दागदार। तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ कशफी शमाल। इस्तकबाल है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में। हमारी जो आज के मेहमान हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया, अपने आंचल से परचम बनाया और सिर्फ एक ही मैदान में नहीं बल्कि मुख्तलिफ मैदानों में अपने परचम को कामयाबी के साथ लहराया। जी हाँ, मेरी मुराद है पद्मश्री शोभना नारायण जी से। शोभना जी, इस्तकबाल है आपका गुफ्तगू में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप ब्यूरोक्रेट भी रह चुकी हैं, आप कथक डांसर भी हैं, आप राइटर भी हैं, 16 किताबें आपने लिखी, तो इतनी सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं कि आपने एक नहीं, दो नहीं, कई कई कश्तियों में पाँव रखे और सबको बैलेंस हो करके आप आगे बढ़ी, तो कैसे किया ये? देखिए, ये तो मालूम नहीं कि कैसे किया। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ इस मेकअप के लिए। मैं अभी अभी स्टेज से उतरी हूँ और देख के लग रहा है और अभी कॉस्ट्यूम भी पूरा नहीं बदला है। तो अभी भी आप वैसे ही एक्टिव से दिख रही हैं तो अभी लेकिन हाँ, बचपन से आपका जो सवाल था, बचपन से ही मैं दो कश्तियों पे तो पाँव तो हमेशा ही था। वो एक पढ़ाई पे था और एक नृत्य में। फिर आगे कश्तियाँ बढ़ती गई हैं। तो जब आप जिस चीज़ में अगर इंटरेस्ट हो और वो एक जुनून हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो है दरवाजे खुल जाते हैं और आप उस तरफ बढ़ जाते हैं। तो फिर अपने आप हो गया मैंने सोच के नहीं किया था, लेकिन अपने आप हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लॉजिक में बहुत दिलचस्पी है। आपने कहा, किसी इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आपने कहा था कि कोई भी लॉजिकल चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है। तो लॉजिक और आर्ट, वो आर्ट तो एक बहुत ही क्रिएटिव सी चीज़ होती है। देखिए, आर्ट तो क्रिएटिव तो है ही है, लेकिन अगर मैं देखती हूँ कि अगर मैं एक तरह से क्रिएटिविटी है लेकिन उसमें लॉजिक भी है। अगर मैं कथक की बात कर, क्योंकि कथक तो मेरा जीवन है, तो फिर उसमें अगर हम लोग जो रिदमिक पैटर्न्स करते हैं, जिसको हम तोड़ा टुकड़ा पढ़न वगैरह कहते हैं, उसमें मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स है। और उसमें एकदम, और हम तो एकदम फ्रैक्शन, एकदम डेसिमल्स में चले जाते हैं और हम एकदम अपने अंदरूनी भाव से चले जाते हैं। हमें ना कोई कंप्यूटर की ज़रूरत है, ना लॉगरिदम टेबल की ज़रूरत है, हम तो उसके फ्रैक्शंस में चले जाते हैं। और उसी तरह से अगर आप देखें तो और एक उसमें सिस्टम भी है, एक फॉर्मेट है, एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है, जिस तरह से हम इसको पेश करते हैं। तो उसमें भी एक लॉजिक है। ये नहीं है कि इट्स डिवॉइड ऑफ लॉजिक, उसमें भी लॉजिक है और वो तो क्रिएटिव है ही है, क्योंकि हर चीज़ में क्रिएटिविटी है। अगर आप फिज़िक्स में भी देखिए, क्रिएटिविटी अपने आप है, क्योंकि क्रिएटिविटी है उस खोज में, आपके उस पूछने में। अगर वो पूछताछ नहीं होती, अगर वो न्यूटन ने वो सेब को गिरते हुए नहीं देखा होता, तो फिर आपके वो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन भी नहीं आती। तो फिर आप वहाँ भी एक क्रिएटिविटी है और उसमें लॉजिक भी है, और उसमें एक जर्नी है, जर्नी ऑफ डिस्कवरी। नृत्य में भी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है, जर्नी ऑफ डिस्कवरी। इतने आयाम जो है उसके डिस्कवरी है, उसमें जो है उसके परते खुलते जाते हैं। आपकी परतें बहुत सारे मैदानों में खुलती गई हैं, फिर आप आगे जाके ब्यूरोक्रेट हुई, तो वो कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस रहे, क्योंकि मेरे ये अच्छे नसीब थे कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में काम करने का मौका मिला। मैं ज़्यादातर डेपुटेशन पे थी जी। तो मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट ऑडिट्स एंड अकाउंट्स था, CAG's ऑफिस,
क्योंकि मैं 1976 बैच की थी। और लेकिन डेपुटेशन पे रहने से हुआ कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में भी का काम भी किया। फिर राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में भी मेरी पोस्टिंग हुई। फिर हमारी पोस्टिंग BSNL में भी थी, और इस तरह से कई पोस्टिंग्स ही थी। तो फिर तो हर एक पोस्टिंग की अपनी अपनी जो एक्सपीरियंसेस रही, वो बहुत ही एजुकेटिव, इंफॉर्मेटिव, और आई थिंक इट वाज वंडरफुल वंडरफुल पीरियड। आप जॉब पर जाती थी, जॉब भी करती थी, साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस भी हुआ करती होगी। कभी छुट्टियों का मसला हुआ या कभी जॉब की वजह से आपको प्रोग्राम अपना कैंसिल करना पड़ा, तो प्रायोरिटी किसको देती थी? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मैं जितने भी गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होते थे और जितने भी वीकेंड्स होते थे, उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता था। जितना कैजुअल लीव था, पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता था, क्योंकि मैं उसी में मैनेज करती थी अपने आउट ऑफ स्टेशन प्रोग्राम्स। दिल्ली के प्रोग्राम में तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन प्रोग्राम्स के लिए ये सब मैं मैनेज करती थी। और जितना मेरा अर्न लीव था, वो मैं रखती थी अपने फैमिली से मिलने के लिए। तो वो जो साल में 30 दिन का अर्न लीव मिलता था, तो उसमें 10 दिन मेरे हस्बैंड भी वो अपने देश के एम्बेसडर थे, तो वो उनकी भी अलग अलग पोस्टिंग थी। वो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर मैं डिटेल में आपसे जवाब चाहूँगी अगले क्वेश्चन में। तो मैंने सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरी अर्न लीव उनके लिए रहती थी, और बाकी जो है मैं उसी में अपना मैनेज करती थी। इनफैक्ट कई फेस्टिवल्स में उन लोग चाहते थे कि मुझे ओपनिंग डे में, इनॉग्रल डे में मेरा प्रोग्राम रखें, और मैं उनसे, अगर वो वीकडेज़ में पड़ जाते तो मैं उनसे विनती करती थी, प्लीज़ आप मुझे सैटरडे संडे में रख लीजिए, प्लीज़ उस दिन पे। लेकिन हम आपको इनॉग्रल पे जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा मैं छुट्टी नहीं ले सकती, मैं वीकेंड में चाहती हूँ। तो लेकिन सभी लोगों ने बहुत साथ दिया। उन लोगों ने समझा मेरी प्रॉब्लम्स, और उन्होंने बहुत ही साथ दिया। मैं जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने भी फेस्टिवल्स थे, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। आपकी ज़िंदगी का एक वो भी लम्हा था जब आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ था, और उसके तीसरे दिन आपको मथुरा में परफॉर्म करना था, जी तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। जी हाँ, वो आज भी मैं सोचती हूँ तो अजीब व गरीब फीलिंग्स आ जाती है, क्योंकि हम लोग कभी सोचते नहीं हैं कि इस तरह से मौत का सामना करना पड़ेगा। और मैं उस वक्त मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी जयपुर, और फ़ोन आया कि मेरी माँ का दिल्ली से कि सुना है कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। एनीवे, मैं वहाँ से जयपुर से भागी। मेरे फादर को मैं ढूंढती गई। शाम तक मैं जयपुर से रेवाड़ी पहुँची, जहाँ ट्रेन की एक्सीडेंट हुई थी। वो साइट पर गई, वहाँ ट्रेन्स को देखा, ऐसे गिरी हुई थी सब बोगियाँ, और फिर सब हॉस्पिटल गई। बहुत ढूंढने के बाद फिर मेरे जो वालिद थे, मेरे फादर का वो डेड बॉडी दिखा, और उस समय मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे फादर का ही है। मैं जानती थी कि वो मेरे फादर हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। तो पोस्टमार्टम करा के खुद ले आई, और फिर दूसरे दिन हमारे में होते ना कि हम लोग अग्नि देते, तो लड़का नॉर्मली लड़का के देता है, लेकिन मेरी माँ और मैंने डिसाइड किया कि मैं ही दूँगी, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा दुख और किसको होगा। तो मैंने मुख अग्नि दिया, और फिर उसके तीसरे दिन मथुरा फेस्टिवल में मुझे परफॉर्म करना था। तो मेरी छोटी बहन अस्थियों को लेकर गई हरिद्वार, और वो वहाँ की उन्होंने रस्में पूरी की, और मैं गई मथुरा, वो वहाँ अपना डांस परफॉर्म करने के लिए। अंदर से तो मन रो रहा था, लेकिन वैसे तो आप स्टेज पे हैं, तो वो जो जीवन जो है, वो चक्र है, वो चलता रहता है। हम लोग आते हैं और जाते हैं। इस पर वो इनकी नज़्म हमेशा मैं याद रखती हूँ। हमारे अली सरदार जाफरी की नज़्म है, मेरा सफ़र, मैं सोता हूँ और जागता हूँ, और जाग के फिर सो जाता हूँ। सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। तो ये जीवन का ये चक्र है
कि हम आते हैं और जाते हैं, जीवन तो चलता रहता है। अंदर से दुख था, मैं अंदर से रो रही थी, लेकिन परफॉर्म तो करना था, जीवन तो आगे, उस जीवन का चक्र तो, पहिया तो चल ही रहा था। अब इस याद से बाहर निकलते हो, मैं आपसे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगी कि आप दिल्ली में और आपके हस्बैंड वियना में, जाहिर सी बात है ये आपकी लव मैरिज थी, तो इस लव मैरिज की जर्नी जो थी कैसे शुरू हुई और वो कैसे अभी भी आप उसको बैलेंस करें, क्यों अभी भी आप दिल्ली में और आपके हस्बैंड अभी वियना में हैं, तो ये जो प्यार का सफ़र है आपका कैसा चल रहा है? मेरे हस्बैंड उस वक्त पोस्टेड थे, वो डेप्यूटी एम्बेसडर थे अपने देश के, ऑस्ट्रिया के। 1975 से जून 1980 तक उनकी पोस्टिंग थी। तो पहले 4.5 साल में तो हमने वो ना जानते थे कि मतलब हम लोग की दोनों की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन दिसंबर 1979 में एक हमारे परफॉर्मेंस था, तो उसमें मुलाकात हुई और उसके बाद हम एक दूसरे को जाने, उन्होंने बुलाया 1-2 बार खाने वाने पर, और फिर वो उनका तबादला वापस हो गया था अगले क्योंकि उन्होंने पोस्टिंग अपनी यहाँ टेन्योर ख़त्म हो गई थी। तो उस ज़माने में होता था चिट्ठियाँ जो है 10-15 दिन में पहुँचती थी और 10-15 दिन में जवाब भी आता था, और टेलीफोन कॉल्स तो बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे, ट्रंक कॉल्स करना पड़ता था। तो शायद हम लोग 10-15 दिन में एक ही बार टेलीफोन कर पाते थे। तो उस तरह से हम लोग की गुफ्तगू चली, और फिर मई 1982 में हम लोग की शादी हुई। और फिर लेकिन उनसे यही था, वो समझते थे कि मैं हिंदुस्तान से तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे 2 करियर हैं। मैं ऑलरेडी एक नामी उस समय भी डांसर थी, और मेरा अपना करियर था एज अ सिविल सर्वेंट। तो वो जानते थे कि मैं तो मेरी पैर जो है ना हिंदुस्तान से निकलेगी नहीं। तो और वो अपने उनका अपना ये था प्रोफेशन, वो अपने देश के एम्बेसडर थे। लेकिन हम लोग आज 40 साल हो गए हैं, और हम लोग दैट्स इट, वंडरफुल, इट्स वंडरफुल 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 मैरिज। थैंक यू ईश्वर। हम यही दुआ करते हैं कि आपकी शादी ऐसे ही चलती रहे और इसकी जो मिठास है वो ऐसी बरकरार रहे। लेकिन अब आप दोनों रिटायर हो गए हैं जी, तो अभी भी आप दिल्ली में, वो वियना में? जी, क्योंकि वियना उनका घर है और दिल्ली मेरा घर है। तो और फिर हम लोग तो अब पहले तो हम लोग हर 3 महीने पर 10-10 दिन के लिए मिलते थे। अब वो ज़रा ज़्यादा हो गया है, और अब वो जब आते हैं तो वो 2 महीने के लिए आते हैं, और मैं जब समझ में जाती हूँ तो मैं 6 हफ्ते या 7 हफ्ते के लिए जाती हूँ, और क्रिसमस के वक्त जाती हूँ तो 2 हफ्ते के लिए जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेस तो यहाँ है और उनका बेस वहाँ है। लेकिन आपके घर में प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि आप ट्रेडिशनल फैमिली से भी आपकी वाबस्तगी है, जहाँ पे डांस के लिए भी आपको बोला गया था, मना किया गया था, फिर उसके बाद शादी आपने इस तरह से की? नहीं, मेरे घर में मेरे डांस के लिए मेरे पेरेंट्स का पूरा सहयोग था, पूरा सपोर्ट मिला। इनफैक्ट जब मैं हार्डली 2.5-3 साल की थी तो मेरे माँ बाप ने ही मुझे डांस में लिया, हालांकि वो लोग डांसर फैमिली के नहीं थे। मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े ज़मींदार थे, बैरिस्टर लॉ थे, 1923-1924 के मेंबर ऑफ, उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंट्रल असेंबली कहलाता था जी। तो उसके मेंबर थे। तो वो अलग एकदम था, लेकिन और मेरे फादर सिविल सर्वेंट थे। तो लेकिन वो घर में जो माहौल था कि एकदम हमारी पढ़ाई लिखाई का माहौल ज़्यादा था, का माहौल था, वेरी फॉरवर्ड, कि हम नेशनलिज्म का था घर में। जब मेरा जन्म हुआ तो घर में भागवत गीता के गान मेरे कानों में गूंजता था, और हिंदी, संस्कृत लिटरेचर और ये सब जो है पूरी। तो फिर उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। इनफैक्ट रिलेशंस और सोसाइटी, समाज ने उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे पूरा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का था। और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा कहते थे, पर्टिकुलरली मेरी माँ बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, कहती थी कि प्रोफेशन से आदमी बदनाम नहीं होता है, और आपका अगर
मेरा अगर आचरण, मेरी एथिक्स, मेरे मॉरल्स ठीक रहेंगे तो उससे प्रोफेशन को भी लाभ होगा, लेकिन वैसे नहीं। तो फिर तो हमेशा जो है, तो मुझे तो वहाँ से, लेकिन हाँ, समाज का तो बात ही बोलना। और उस वक्त का समाज? उस वक्त का समाज बोलता था तो बोलने दीजिए। मुझे मालूम था, मेरे पेरेंट्स का पूरा विश्वास मेरे ऊपर था कि आप एथिकली और मॉरली अपने आप को ठीक रखें तो सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, मेरा बेटा। डांस फॉर्म तो पूरा आर्ट होता है, तो कैसे आपने दोनों इंटरेस्ट को बैलेंस किया है? अ, पढ़ाई में मुझे बहुत मन लगता था, तो क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे, और डांस में तो मेरा जीवन ही है, मेरी आत्मा है उसमें, जी। मेरी सांस है उसमें। तो डांस के बगैर, नृत्य के बगैर, रक्स के बगैर तो मैं जी ही नहीं सकती हूँ। तो वो दोनों साथ साथ चलते रहा। और शायद देखिए, हर एक इंसान की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, और मेरी प्रवृत्ति शायद वो थी कि खोज करने की, पूछने की। तो वो फिर फिज़िक्स में ऑटोमेटिकली वो ट्रांसलेट कर गया, और मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसमें भी अच्छा लगा। तो ये बहुत ही नेचुरल था कि फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट रहे, और वही फिर मैंने लिया। बीएससी फ़िज़िक्स ऑनर्स किया, एमएससी फ़िज़िक्स किया, फिर पीएचडी कर रहे थे सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स में, और फिर सर्विस में आ गए। 4 साल की उम्र में आपने अपने पैरों में घुंघरू बांधे, उसके बाद आप बड़ी हुई, फिर आप ब्यूरोक्रेट बनी, लेकिन राइटर आप कब बनी? राइटिंग का सफ़र कब शुरू हुआ? जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं लोगों से शेयर करती हूँ। तो जैसे कि 1980 या 81, 82 ऐसी बात थी, कि मैं हमेशा माँ से पूछती थी कि कथक कितना संस्कृत शब्द है, एक इमेज दे दिया है। तो फिर वो तुम कह रही थी बिल्कुल गलत इमेज है, और वो एकदम। तो फिर अब कहीं किसी ने कहा कि कथक जो शब्द है वो महाभारत में लिखा हुआ है, और कथक कम्युनिटी जो डांसर्स थे। तो अब मैंने कहा कि अच्छा। तो फिर मैंने उस समय भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, जो कि महाभारत के अथॉरिटी है पूरा हुआ, उनको मैंने लिख डाला। उस ज़माने में, आप उस समय पैदा नहीं हुई थी, वो 10 पैसे का एक ब्लू इंडियन लेटर होता था। अच्छा। तो उस पर मैंने लिख करके भेज दिया, हाँ नहीं। मैंने सोचा उन लोग ने डस्टबिन में डाल दिया होगा, लेकिन नहीं, 3-4 महीने के बाद जवाब भी आ गया कि, और उन्होंने मुझे कहा कि आदि पर्व में है, अनुशासन पर्व में है, सभा पर्व में ये श्लोक है, और ये कथकों का जिक्र आता है। तो जब मुझे वो एक नॉलेज मिला, तो मैंने कहा मैं लोगों से शेयर करूँ। तो इसी तरह से जब और भी इस तरह से इंफॉर्मेशन मिलती गई, तो मुझे दिलचस्पी हुई कि मैं लोगों से शेयर करूं, और वही फिर मैंने शेयर करना शुरू किया, तो वो आप किताब राइटर बन गई। अब आप जो है डांस टीचर भी हैं। उस समय 1973 से सिखा रही हूँ, और वो भी सिखाना इसलिए शुरू किया कि एक हमारी नेबर थी, वो ज़माने के बहुत फेमस हिंदी राइटर थे, जैनेंद्र कुमार जैन जी। तो उनकी ग्रैंड डॉटर, तो वो फिर कहती थी कि मैं आप ही से सीखूंगी। तो मैंने कहा मैं तो खुद ही अपना परफॉर्म कर रही हूँ, मैं नहीं, वो उसका ज़िद था, तो उसको सिखाने लगी। जब सिखाने लगी तो अच्छा लगा, तो मैं फिर, और तो वो एक सिलसिला चल गया। चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बल्कि मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे नाजरीन को टिप्स दें कि आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर किया, तो जो टाइम मैनेजमेंट है उसको आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि जो आज की जनरेशन है उसके पास वक्त की बहुत ही कमी है, तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में चाहूँगी कि आप कुछ बातें हमें बताएं। देखिए, देयर इज़ नो वैसे कोई टिप नहीं है, सिर्फ एक है कि अगर जिसमें आपको पैशन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, दिल से इंटरेस्ट है, एक जिसके लिए जुनून है, तो वक्त उसके लिए मिल ही जाता है। और वो सिंसियरिटी के साथ, अगर आप सिंसियरिटी के साथ करें, उस पैशन के साथ करें, और उस सच्चाई के साथ करें, तो वक्त अपने आप मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी सारी बातें बताई हमें। अब टाइम मैनेजमेंट और आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी इतनी सारी चीज़ें हमने जानी।
तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पद्मश्री शोभना नारायण जी से, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अनेक पहलुओं के बारे में हमसे बातचीत किया, और हर पहलू एक दिलचस्प पहलू रहा इनकी ज़िंदगी में। तो हमें यकीन है कि आपने आज का शो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अगले हफ्ते मिलूँगी एक नई शख्सियत के साथ। फ़िलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।